नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी जनपद के तहसील बड़कोट के अंतर्गत कुरसिल नागड़ा गांव मोटर मार्ग पर आज सुबह एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सिर्फ चालक मौजूद था, जिसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पुलिस मौके पर रवाना हुई और चालक के शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर सितारगंज से, जहां पर अवैध प्लांटिंग का खेल लंबे समय से चल रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि पर प्लांटिंग हुई है। जिले के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने राजस्व कर्मियों के साथ तिड़कुल मार्ग और खटीमा मार्ग पर जांच करने पहुंचे, जहां अनुसूचित जनजाति की भूमि और उपजाऊ भूमि पर जिला विकास प्राधिकरण और रेरा के विपरीत अवैध कॉलोनियां मिली हैं। प्रशासन की जांच से कॉलोनी नाइजरों में हड़कंप मच गया है। कॉलोनी नाइजरों ने सरकार से बिना अनुमति लिए बड़े पैमाने पर अवैध प्लांटिंग कर भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूल कर अवैध कॉलोनियों पर बसा लिया है। अधिकांश कॉलोनियों में मानक के अनुसार सड़क, पानी, बिजली, पार्क जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एसडीएम रविंद्र जुवाठा ने बताया कि पहली जांच में 20 खेतों में लगभग 100 अवैध कॉलोनियों की पुष्टि हुई है और सभी की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कार्यवाही गतिमान है, आगे भी अवैध कॉलोनियों और भी चिन्हित होंगी और विविध कार्यवाही होगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर निरीक्षण किया है आपने, कितनी कॉलोनी अवैध पाई गई है या अभी कितनी संख्या की पुष्टि हुई है, आगे और क्या कार्रवाई होने वाली है और इसके क्या नियम है? अभी कॉलोनियों को लेके एक मुहिम चली है। हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करी गई है, तो सभी ही हमारे उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई हुई है। तो उसके तहत हमने भी चिन्हीकरण करा है। लगभग 99 ऐसे खेत पाए गए हैं जिनमें अवैध कॉलोनियाँ थी, तो संख्या तकरीबन उनकी 25 से 30 के बीच रही होगी। अगली खबर रुड़की से। नारसन ब्लॉक के मंडवाली गांव में ग्राम प्रधान के प्रयासों के बाद, जिलाधिकारी के आदेशों के बाद 5 पटवारियों की नपाई करने गई टीम को दबंग ग्रामीणों की विरोध जताने के बाद वापस लौट गई। पूरे मामले का खुलासा मंडावली ग्राम प्रधान सहित मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने। ग्राम प्रधान के मुताबिक ये जमीन सरकार द्वारा ग्रामीणों के खेतों के आवंटित की गई थी, पर पिछले 30 सालों से जमीन पर गांव के पूर्व प्रधान सहित कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा था। वहीं मौजूदा ग्राम प्रधान ने जब इस जमीन की जिलाधिकारी से कब्जा मुक्त कराने की अपील की थी, तो जिलाधिकारी के आदेश पर 5 पटवारियों की एक टीम गठित कर मौके पर नपाई के लिए पहुंची थी। गांव के कुछ दबंग लोगों ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद फिलहाल ये टीम वापस लौट गई। व्यवहार का तो प्रधान जी ने बता दिया। पूरे स्टाफ को, जो स्टाफ आ रहा था उनके साथ में बदतमीजी से बोल रहे हैं, प्रधान को भी बदतमीजी से बोल रहे हैं। और ज़मीन तो जब 30-35 साल से ही लेखाकार में जाकर देख लो, लिखित में हवा ज़मीन और वह सारी तोड़ को भगा रखी है मिलकर। आज 30-35 साल से दबाई हुई जमा वो ग्राम समाज की है, खत्तों की है, कुछ कुर्डी के खत्तों की, उसमें खेती कर रहे हैं। प्रधान जी ने अच्छा प्रयास करा, इनके साथ अभद्रता करी, पटवारी जी के साथ भी अभद्रता करी, बदतमीजी, फित्ता खोसा, कहीं धक्के मुक्के करे। अगली खबर मसूरी से। मसूरी में मौसम ने रविवार को अचानक करवट बदली। सुबह हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट लाई, जिससे गर्मी से परेशान स्थानीय लोग और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। ठंडी हवाओं और रिमझिम फुहारों ने पहाड़ों की रानी को और भी हसीन बना दिया। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, जिससे स्थानीय बाजारों और प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई। मसूरी, माल रोड, गन हिल और लाल टिब्बा जैसे इलाकों में लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटक गर्म चाय का आनंद लेते हुए पहाड़ी नजारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे गर्मी से और राहत मिलने की संभावना है। मसूरी घूमने आए एक पर्यटक ने कहा कि हम तो गर्मी से भाग कर यहाँ आए थे और ये बारिश तो हमारे लिए बोनस जैसा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। अगर आप भी गर्मी से राहत चाहते हैं तो मसूरी इन दिनों आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगली खबर रुड़की से। रुड़की नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में 20% की बढ़ोतरी और निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर रुड़की महानगर के कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने धरना देकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते हुए कहा कि जब तक नगर निगम की मेयर बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर पिरान क्लियर ने कांग्रेस के विधायक हाजी फुरकान सहित तमाम कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि निगम के मेयर नालों की सफाई को लेकर भी गंभीरता नहीं दिखा रही हैं। आगे आने वाले समय में बरसात के चलते सड़कों की हालत खराब हो जाएगी, भारी परेशानी उठानी पड़ेगी लोगों को और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है।
नगर निगम पे धरना देने का कारण है कि ये लोग जो है बैकडोर से 20% से भी ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये सरकार जो राज्य की सरकार है बिजली दरें हर महीने बढ़ा रही है, आम उपभोक्ताओं पे भार पड़ रहा है, भ्रष्टाचार कम नहीं कर रहे, जबकि इन्हें केंद्र पोषित, राज्य पोषित, जिला योजना, राज्य योजनाओं से अनेक मदों से इन्हें पैसा मिलता है। उसके बावजूद इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अगली खबर मसूरी से। मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने माल रोड पर फूड विश्लेषण थाना वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच, जिसमें दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ, तेल सहित आटा, दाल, चावल, जूस और अन्य पेय पदार्थों की जांच की है। डिप्टी कमिश्नर खाद्य सुरक्षा वीरेंद्र सिंह बिष्ट और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने कहा कि मोबाइल वैन चारधाम यात्रा के लिए प्रयासी जा रही थी। जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनकी शुद्धता कितनी है, इसी कड़ी से मसूरी में पनीर, मिठाई, मसालों सहित अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई है, जिसमें कुछ सामान में मिलावट मिली है, पर उससे लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 3 फूड विश्लेषण वैन हैं जो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर लेती हैं और मिलावटी सामग्री के प्रति जागरूक करती हैं लोगों को। दुकानदार मिलावटी सामान बेचते हैं, उनको भी चेतावनी दी जाती है और अगर चेतावनी के बाद भी दुकानदार मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल जांच वैन एक चलती फिरती प्रयोगशाला के समान होती है, जिसमें त्वरित जांच की सुविधा होती है। ये वैन बाजार, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच करती है। इससे न केवल मिलावट की पहचान होती है बल्कि दुकानदारों की भी एक डर बना रहता है, जिससे वो मिलावट से बचते हैं। अगर कोई नमूना संदिग्ध पाया जाता है तो उसे राज्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है और पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति या दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत जुर्माना या अन्य दंड लागू होता है। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन के लिए शुद्ध और पोषक खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्यक है, परंतु आज के समय में मिलावटखोरी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मोबाइल जांच वैन का उपयोग एक सराहनीय कदम है। भारत सरकार के माध्यम से की जा रही ये जागरूकता वैन समस्त खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है ताकि मिलावट का पता चल सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी खाद्य पदार्थ पर शक है तो वो जांच करा सकते हैं। इससे पहले कि जनता में जागरूकता बढ़ती है और उपभोक्ता अपने अधिकारियों के प्रति भी सजग होते हैं। ये कमिश्नर साहब के ही आदेश से हो रहा है। तो आज मोबाइल फूड वैन जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ आ जाई है। तो यहाँ पे जन जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो खा पी रहे हैं वो आके यहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। उससे इन्हें ये पता चलेगा कि अगर कुछ खराबी है उसमें तो उसको अवॉइड करेंगे, और अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि जो अनसेफ है शरीर के लिए तो आगे हम इन्फोर्समेंट कार्रवाई उस पर करेंगे उसके खिलाफ। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से ये मिलावटी सामान आ रहा है, उसको भी आप देख। और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल करी गई है। इस पहल के अंतर्गत मोबाइल वैन को मसूरी में आज स्थापित किया गया है 2 दिन के लिए। इस मोबाइल वैन द्वारा कोई भी उपभोक्ता जो भी वो खा रहा है उस भोजन का, उस पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का नमूना चेक करा सकता है कि वो खाद्य पदार्थ जो खा रहा है क्या वो स्वस्थ है उसके शरीर के लिए नहीं है, कोई हानिकारक पदार्थ तो उसमें मिला हुआ नहीं है, या उसको खाने के बाद किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई क्षति उनके शरीर को तो नहीं पहुँचेगी इस वैन के द्वारा। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के मीरपुर मुआजपुर गांव में सड़क पर हुए कब्जे को लेकर बवाल मचा है। प्रशासन ने कार्यवाही कर सड़क से कंक्रीट हटवा दिया, लेकिन अब उसी कार्यवाही का विरोध भारतीय किसान यूनियन कर रही है। संगठन का आरोप है कि प्रशासन जनता के हक का काम दबाव में आकर रुकवा रही है। मामला बढ़ता दिख रहा है और गांव में टकराव की स्थिति बन रही है। मीरपुर मुआजपुर में कुछ लोगों ने मुख्य सड़क पर कंक्रीट डालकर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर तहसीलदार की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची और कब्जा हटाकर रास्ता खुलवाया, लेकिन अब इस कार्यवाही का विरोध शुरू हो गया है। बीकेयू का कहना है कि सड़क इतनी ऊंची बना दी गई है कि गलियों में पानी भरने लगा है। गांव वालों ने अपने खर्च से गली ऊंची करने का काम शुरू किया, जिससे प्रशासन ने अवैध कब्जा बताकर रुकवा दिया। शनिवार को बीकेयू के पदाधिकारी तहसील पहुंचे और तहसीलदार को घेर कर विरोध दर्ज कराया। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर गली के रास्ते और जल निकासी का हल नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हरिद्वार जिले के साथ लगातार आप चाहे कोई इनकी योजनाएं हैं चाहे कुछ भी, हरिद्वार जिले की जनता के साथ लगातार सौतेला व्यवहार यहाँ के सरकार कर रही। आप कहीं भी देख लो, हरिद्वार जिले को छोड़कर बहुत सी योजनाएं चल रही और योजनाएं जो भी हैं वो धरातल पनी है।
सब भ्रष्टाचारी, इतनी कृषि विभाग में इतनी भ्रष्टाचारी, हर विभाग में समितियों में आप ले लो, भ्रष्टाचारी बिल्कुल नाक से ऊपर है। और यहाँ जो है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो हिटलरवादिता पर आगे अपनी मन मर्जी से काम करे, जो इच्छा है, ये न्याय अन्याय कुछ नहीं देख रहे। जो जिस चीज का किसी मंत्री ने फोन कर दिया, किसी विधायक ने फोन कर दिया, फिर चाहे जनहित में है या नहीं है। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की के नगर निगम में आज राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी और अपने विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी ने आज से ही शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की तैयारी करने में जुट गई है। हर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी के मंसूबों पर पूर्व हरिद्वार जिला अध्यक्ष ने पानी फेरने का काम करते हुए कहा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी जब पुराने कार्यकर्ताओं का ही पार्टी में सम्मान नहीं होगा। उनकी इस नाराजगी को लेकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि 2017 तक पार्टी मजबूत होगी या पार्टी में फूट पड़ेगी 2027 तक। की तैयारी को लेकर पार्टी ने ऐलान किया है, क्या कहोगे? नहीं, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व तो सही हो जा। कुछ नेतृत्व में जो आदमी हमें गलत है। क्या गलती मानते हैं? गलती ये है जब पार्टी प्रोटोकॉल से चलती है या किसी एक आदमी से चलती है। जब प्रोटोकॉल पार्टी में नहीं रहेगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी बढ़े, तो फिर हम लोग देखिए 2027 का चुनाव आरएलडी लड़ेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे सब लोग तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। आज कई सौ नौजवान हमारे साथ आए, छात्र आए, महिलाएं आए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी बढ़ेगी और 2027 में उत्तराखंड में हमारे बिना उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके चलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा साथ है, पर हम लोकदल बना रहे हैं, वो भाजपा बना रहे हैं। चुनाव में साथ है, 5 साल थोड़ी हम लोग साथ हैं, अलग अलग पार्टी हैं। जिस दिन चुनाव होगा उस वक्त गठबंधन होगा, अलग बात है, पर आज हम अपना दल अलग बना रहे हैं, अपनी ताकत अलग बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर पार्टी को। अगली खबर खटीमा से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के चारूबेटा नई बस्ती क्षेत्र निवासी सुरेश कुमार की पत्नी अनीता देवी का शव घर के पीछे जंगल में अधजली व्यवस्था में मिला, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अपने घर न लौटने पर उनके छोटे छोटे 3 बच्चे अपनी मां को न देखने पर रोने लगे। पिता ने बच्चों को सांत्वना देते हुए शांत कराया, परंतु सुबह तक अपनी पत्नी के नहीं लौटने पर उनके पति सुरेश ने ग्रामीणों के साथ ढूंढने की कोशिश की। जंगल में महिला का अधजला शव देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका का भाई ने अपने जीजा पर ही मर्डर का आरोप लगाया है। खटीमा सीओ विमल रावत ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है और कहा कि 2-3 टीम बनाकर जांच की कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से 250 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई, शिनाख्त भी हो गई है, उनका घर आस पास में है। साथ ही जो है एसएफ की टीम भी हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी इस केस का भी निवारण हो जाएगा। जी धन्यवाद। चाचा के पास फोन है कि ये अनीता जो है रात से नहीं मिली है। हमने कहा कहाँ गई है, तो बोले पता नहीं कहाँ गई है। और सुबह बंदा फ़ोन करने के बाद फिर जब उसको पता नहीं था, पड़ोस में भी उसने फ़ोन किया और बोला है कि मैं अल्मोड़ा हूँ। तो उसको कैसे पता चला कि अनीता घर पे नहीं है? मैं तो ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उसको ये पता कैसे चला कि अनीता घर में नहीं है? बंदा घर में खुद नहीं है, अल्मोड़ा बता रहा है। और 2 घंटे बाद अल्मोड़ा से 8 बजे फ़ोन किया है और 2 घंटे बाद 10 बजे यहाँ उपलब्ध हो गया। अल्मोड़ा से उड़ के तो आया नहीं होगा। तो सर मेरे को साफ अगली खबर मसूरी से। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के प्रसार को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वास संक्रमण के मामलों की निगरानी, जिनोम अनुक्रमण टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव
आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत टेस्टिंग की दर बढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं और कोविड वॉर रूम को पुनः सक्रिय किया जा रहा है। वहीं मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में भी कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मसूरी में 5 बेड का आईसीयू सेंटर स्थापित किया गया है, जिसको संचालित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और स्टाफ की मांग की गई है। अस्पताल में 2 कोविड रूम, 1 आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश नेगी अस्पताल में कोरोना को लेकर सभी तैयारी पूरी कर चुके हैं और पीपी किट के साथ पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम आदि का मरीज आता है तो उसके टेस्ट कराकर उसका इलाज किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हेल्थ वर्कर्स को दोबारा ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सभी जिलों को चौकसी बरतने को कहा गया है। मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर भीड़ को देखते हुए विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि कोरोना के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और टेस्ट जरूर कराएं। साथ ही कोरोना से बचाव के सभी उपायों को फिर से अपनाएं, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्टार्ट कर दिया गया है, जहाँ पे स्क्रीनिंग होगी पेशेंट जो आते हैं सिम्टम्स लेके, खांसी जुकाम बुखार के। उसके बाद हमारा लैब है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, RT-PCR है, VTM वायल्स रखी हुई हैं। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड 2 हमने बना रखे हैं, जिसमें कि 5 बेड उसमें रिजर्व कर रखे हैं उसके लिए एक्सक्लूसिवली। ICU में भी 5 बेड हमारी ICU है, जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोई भी पेशेंट आ रहा है इस तरह खांसी जुकाम का, तो उसको हम इमीडिएटली उसको अटेंड करके जो उसका डायग्नोसिस बना करके आगे जो ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटेड हैं और जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर सफिशिएंट मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा इशू है, उस पर भी CM ऑफिस में हमने इन्फॉर्म। अगली खबर जसपुर से। जसपुर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर क्षेत्रीय समाज के द्वारा हवन पूजन कर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य सिंह गहलोत समेत सैकड़ों समाज के लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा पर अपने विचार व्यक्त और जीवन शैली पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में CBSE बोर्ड परीक्षा के सर्वोच्च अंक पाने वाले हाई स्कूल में इंटरमीडिएट के करीब 2 दर्जन मेधावी छात्र छात्राओं प्रतीक चिन्ह सर्टिफिकेट भेजकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने बताया कि क्षत्रिय समाज बोर्ड परीक्षा में उत्तरी मेधावी छात्राओं को लगातार सम्मानित करता रहा है और आगे भी सम्मानित कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान ने बताया कि जसपुर क्षेत्र को भाजपा नेता विनय रोहाल द्वारा वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान चौक बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही चौक पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों को मिठाइयां भी भेंट की गई। क्षत्रिय महासभा के द्वारा जसपुर में पृथ्वीराज जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हुए उनकी जयंती का आयोजन किया गया और उसमें जो CBSE में 90 से ऊपर क्षत्रिय बंधु के बच्चे आए, उन बच्चों को सम्मानित प्रतिभा सम्मान क्योंकि अभी जब हमारा महाराणा प्रताप जयंती थी तो क्षत्रिय बंधुओं ने उस दिन जो रिजल्ट ICSE उत्तराखंड बोर्ड में जो बच्चे आए थे उनको सम्मानित किया। तो ये बच्चे रहेंगे तो इनको आज बुला के सम्मान किया गया। हिंदू नृत्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन मनाया गया है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ हमारे क्षेत्र के सभी क्षत्रिय बंधु आए, माताएं बहनें आई। किसी भी कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य अपने महापुरुषों के जीवन को, उनके क्रियाकलापों को अपने जीवन में उतारना होता है। एक छोटी सी अल्पायु में 26 साल की मात्र अल्पायु में उन्होंने। अगली खबर मसूरी से। मसूरी की ओर आने जाने वाले पर्यटकों को शनिवार को कुठाल गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर स्थानीय व्यापारियों ने भारी आक्रोश दिखाया। पर्यटन सीजन के पीक टाइम पर इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही कई वाहनों को कुठाल गेट पर रोककर मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि वो मसूरी से होते हुए 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, पर पुलिस उनको जाने नहीं दे रही और उनको वहां से वापस कर दिया जा रहा है, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। अगर इसी तरह पर्यटकों को रोका जाएगा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। हम पहले ही कोविड के कारण भारी नुकसान झेल चुके हैं और हाल में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्ध के कारण उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है और जब पर्यटन सीजन ने हल्की रफ्तार पकड़ी
तो प्रशासन और पुलिस द्वारा बिना सोचे समझे प्लान तैयार कर कुठार गेट पर टेम्पो ट्रैवलर और बिना बुकिंग के मसूरी आने वाले पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे आदेश व्यापारियों, मजदूरों, टैक्सी चालकों, स्कूटी संचालकों, रिक्शा संचालकों, होम स्टे और होटलों पर दोहरी मार है। जो पर्यटक एक दिन के लिए मसूरी घूमने आ रहा है उसे रोका जा रहा है। पर्यटक मसूरी घूमते हुए 4 धाम जाना चाहते हैं, जिनको भी रोका जा रहा है। वहीं जो युवक युवतियां मसूरी घूमने आते हैं उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है। ये पर्यटन व्यवसाय के विपरीत है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए और बेवजह रोक टोक बंद नहीं की तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम विपिन है जी। कहाँ से आए यहाँ पर कुठार गेट चेक पोस्ट तक क्यों रोका गया आपको? ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर जाम लगा हुआ है। आपके साथ कितनी सवारी है? मेरे साथ 25 सवारी है। सवारी कहाँ से आई है सवारी? हरिद्वार सवारी गुजरात से आई है, लेकिन मैं हरिद्वार से आया हूँ उनको लेके। क्या कह रहे हैं? मसूरी घुमाने के लिए। प्रशासन बोल रहा है कि जो ऊपर जाम लगा हुआ है गाड़ी जाने नहीं देंगे। आपको काफ़ी परेशानी हो रही है? जो आपके साथ यात्री आए हैं बहुत परेशान है जी, यात्री भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। चाहिए प्रशासन के जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर निर्णय लिए जा रहे हैं। मसूरी का पर्यटन वैसे ही प्रभावित हो रखा है और अब कुछ सीज़न शुरू हुआ है तो यहाँ कुठार गेट पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी उसके बाद सीज़ फायर के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पर्यटन दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ने लगा था और जैसे ही अभी देखिए तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है और एकदम प्रशासन द्वारा एक नया सा फरमान जारी कर दिया गया। अगली खबर रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से है, जहां पर गांव सडौली में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान हरिद्वार विधायक मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज परशुराम जयंती है और ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन है और इस सभा में सडौली के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी भारी तादाद ब्राह्मण समाज और त्यागी समाज के लोग पहुंचे और उनका प्रयास है कि ब्राह्मण और त्यागी समाज को एकजुट कर सकें, क्योंकि दोनों ही एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक पंडित नवीन शर्मा ने भी जोर दिया कि ब्राह्मण और त्यागी समाज एकजुट होकर विकास की राह में आगे बढ़े। आज हमारे मंत्री जी मदन कौशिक जी यहाँ पहुँचे हैं। परशुराम भगवान का जन्मोत्सव है और भूमिहार त्यागी समाज संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सडौली गांव में और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है, सब लोगों ने अपने विचार रखे, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, गाँव में लगातार कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? ये कार्यक्रम हमारा उद्देश्य ये है कि त्यागी और ब्राह्मण एक हो जाए, ये आपस में रिश्ते करने लगे, ये आपस में एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाए और ये एक ही है। पहले त्यागी ब्राह्मण एक ही थे, बाद में इनमें ये हो गया, लेकिन एक ही है, सब लोग एक ही इनके गोत्र हैं, सब लोग एक ही परिवार से हैं।